नमस्कार। कक्षा 12वीं आरओ से चैप्टर नंबर 14 आज डिस्कस करने जा रहे हैं। फणीश्वर नाथ रेणु द्वारा रचित पहलवान की ढोलक ये कहानी पूरी तरह ग्रामीण परिवेश को दर्शाती है, साथ साथ पुरानी व्यवस्था पर नई व्यवस्था का आरोपित हो जाना ये बताती है कि इंसान कभी भी अपने समय में बदल सकता है। तो ये कहानी हमें बहुत कुछ सिखाती है, प्रेरणाप्रद कहानी है, जिज्ञासा उत्पन्न करती है, ग्रामीण जीवन का पूरा परिवेश हमारे सामने लाकर प्रस्तुत करती है। एक एक पात्र के बारे में ऐसा लगता है कि जैसे हम वास्तविक रूप से उनको देख रहे हैं, उनको जी रहे हैं। चलिए ये कहानी की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले फणीश्वर नाथ रेणु का परिचय इस प्रकार है। इनका जन्म हुआ पूर्णिया बिहार में 1921 को। इनकी प्रमुख रचनाएं हैं मैला आंचल, पढ़ती परी कथा, दीर्घतपा, जुलूस, कितनी चौराहे, ये उपन्यास है उनका, और रात्रि की महक, आदिम, एक श्रावणी दोपहर की धूप, ये कहानी संग्रह है। और इन्होंने संस्मरण भी रचे हैं, रिपोर्टाज भी रचे हैं। रेणु की जो रचनावली वो 5 खंडों में समाहित है। इनका निधन 1977 में पटना में हो गया था। इनके बारे में कहा गया है, कुछ ऐसे चरित्र होते हैं जो प्राण प्रतिष्ठा पाते ही अपने सृजनहार के बंधे बंधाए नियम, कानून, नीति अथवा फार्मूले को तोड़कर बाहर निकल आते हैं और अपने जीवन को अपने मन के मुताबिक गढ़ने लगते हैं। तो हिंदी साहित्य में आंचलिक उपन्यास के रूप में प्रतिष्ठित कथाकार फणीश्वर नाथ रेणु का जीवन उतार चढ़ाव एवं संघर्षों से भरा हुआ था। साहित्य के अलावा विभिन्न राजनीतिक सामाजिक आंदोलनों में इन्होंने सक्रिय भागीदारी की और उनकी ये भागीदारी एक और देश के निर्माण में सक्रिय रही तो दूसरी ओर साहित्य को नया तेवर देने में सहायक रही। उनका बहुचर्चित आंचलिक उपन्यास है मैला आंचल, जो कि 1954 में प्रकाशित हुआ और इस उपन्यास से हिंदी उपन्यास को नई दिशा मिली। तो आंचलिकता की जो अवधारणा है वो इसी उपन्यास से शुरू हुई थी। आंचलिकता का मतलब क्या है बच्चों, कि गांव और अपना लोक समाज जो है, आस पड़ोस के लोगों का व्यवहार कैसा है और ग्रामीण जीवन कैसा है, वहाँ की सामाजिक, आर्थिक, धार्मिक स्थिति कैसी होती है, इन सब का वर्णन फणीश्वर नाथ रेणु ने ही शुरू किया था अपनी कहानी और उपन्यास के माध्यम से। तो लोकगीत, लोकोक्ति, लोक संस्कृति, लोक भाषा, लोकनायक की इस अवधारणा ने भारी भरकम चीज एवं नायक की जगह आंचल को ही नायक बना डाला। आज की बच्चों जो कहानी है पहलवान की ढोलक, ये भी मैला आंचल कहानी संग्रह में ही सम्मिलित है। ये कहानी कथाकार रेणु की समस्त विशेषताओं को एक साथ अभिव्यक्त करती है। रेणु की लेखनी में अपने गांव, अंचल, संस्कृति को सजीव करने की अद्भुत क्षमता है। ऐसा लगता है कि हर एक पात्र वास्तविक जीवन जी रहा हो। चलिए इस कहानी की शुरुआत करते हैं। पहलवान की ढोलक। तो लुट्टन सिंह एक पहलवान रहता है, उसके बारे में ये पूरी कहानी है। जाड़े का दिन, अमावस्या की रात, ठंडी और काली, मलेरिया और हैजे से पीड़ित गांव बरियात शिशु की तरह थर थर काँप रहा था। पुरानी और उजड़ी बांस फूस की झोपड़ियों में अंधकार और सन्नाटे का सम्मिलित साम्राज्य, अंधकार और निस्तब्धता। तो ये पूरा का पूरा जो सीन है वो गांव का बताया हुआ है कि एकदम अमावस्या की रात और काली ठंडी हवा चल रही है, उसमें मलेरिया और हैजे से पूरा गांव पीड़ित है, मतलब महामारी फैली हुई है और पूरा गांव एक बच्चे की तरह थर थर काँप रहा था। पुरानी और उजड़ी बांस फूस की झोपड़ियाँ हैं, मतलब ज़्यादा विकसित नहीं है गांव का सीन पूरा। ये बिहार की ही स्थिति का यहाँ पर लेखक वर्णन कर रहे हैं। अंधेरी रात चुपचाप आंसू बहा रही थी। निस्तब्धता करुण सिसकियों और आहों को बलपूर्वक अपने हृदय में ही दबाने की चेष्टा कर रही थी। तो मतलब अंधेरी रात आंसू बहा रही थी का मतलब क्या है कि लोग बहुत त्रस्त थे, लोग बहुत पीड़ित थे। एक तो महामारी, ऊपर से इतनी ठंड, तो और ऊपर से उनके पास रहने की भी व्यवस्था अच्छी नहीं, कच्ची झोपड़ियों में उनका जीवन व्यतीत हो रहा है, बांस फूस की झोपड़ियों में। तो इस तरह से अंधेरी रात में चुपचाप लोग मतलब परेशान हैं, आंसू बहाने के समान उनका जीवन है। निस्तब्धता करुण सिसकियों और आहों को बलपूर्वक अपने हृदय में ही दबाने की चेष्टा कर रही थी। आकाश में तारे चमक रहे थे, पृथ्वी पर कहीं प्रकाश का नाम नहीं।
आकाश से टूटकर यदि कोई भावुक तारा पृथ्वी पर जाना भी चाहता तो उसकी ज्योति और शक्ति रास्ते में ही शेष हो जाती। अन्य तारे उसकी भावुकता अथवा असफलता पर खिलखिलाकर हंस पड़ते। तो कहने का मतलब ये है कि कोई इंसान आगे बढ़ना भी चाहे तो वह इतनी सारी कठिनाइयों से जूझ रहा है कि वह आगे नहीं बढ़ सकता और वो बीच में ही रुक जाता है, और इसके लिए फिर लोग उसकी हंसी उड़ाते हैं। सियारों का क्रंदन और पेचक की डरावनी आवाज़ कभी कभी निस्तब्धता को अवश्य भंग कर देती थी। गांव की झोपड़ियों से कराने और कह करने की आवाज़ हरे राम हे भगवान की टेर अवश्य सुनाई पड़ती थी। मतलब लोग परेशान थे सभी ठंड के मारे और महामारी से, तो निस्तब्धता ही छाई रहती थी। लोग अपना दर्द अपने दिल में ही छुपा कर रखते थे, मन ही मन रोते थे, परेशान होते थे। लेकिन कभी कभी उनकी आवाज़ भी सुनाई देती थी, जैसे हे राम हे भगवान, ऐसे आवाज़ उनकी सुनाई देती थी। बच्चे भी कभी कभी निर्बल कंठों से माँ माँ पुकार कर रो पड़ते थे, पर इससे रात्रि की निस्तब्धता में विशेष बाधा नहीं पड़ती। लेकिन फिर भी रात्रि तो एकदम निस्तब्ध थी, मतलब शांत थी, चुप थी। तो उसमें ये छोटी मोटी आवाज़ से कुछ फर्क नहीं पड़ता था। कुत्तों में परिस्थिति को ताड़ने की एक विशेष बुद्धि होती है। वे दिन भर राख के घूरों पर गठरी की तरह सिकुड़ कर मन मारकर पड़े रहते थे। संध्या या गंभीर रात्रि को सब मिलकर रोते थे। तो कुत्तों की आवाज़ तो आपने सुनी होगी, वो हमेशा मतलब रोते हैं तो एक साथ, भौंकते हैं तो एक साथ। तो ऐसी स्थिति यहाँ पर लेखक ने बताई है। रात्रि अपनी भीषणताओं के साथ चलती रहती और उसकी सारी भीषणता मतलब डरावना भाव ताल ठोक कर ललकारती रहती कि सिर्फ पहलवान की ढोलक संध्या से लेकर प्रातः काल तक एक ही गति से बजती रहती। और कैसे बजती थी? चट धा गिट धा, चट धा गिट धा, यानी आ जा भिड़ जा, आ जा भिड़ जा। बीच बीच में चटाक चट धा, यानी उठाकर पटक दे, उठाकर पटक दे। तो इस तरह से गांव में एक पहलवान रहता था कि पूरी जहाँ शांत वातावरण रहता था, भीषण रात्रि रहती थी, निस्तब्धता थी, चुप्पी थी, स्तब्धता थी, और उसमें कभी कभी निर्बलता से, दुर्बलता से बच्चों की माँ माँ की आवाज़ आती थी, या फिर लोग कराते हुए ऐसे बोलते थे हे राम हे भगवान। ऐसी स्थिति में मतलब ज़्यादा आवाज़ किसी की सुनाई नहीं देती थी, सकून भरी आवाज़ किसी की नहीं सुनती थी। उसी में सायंकाल से लेकर सुबह तक जो एक आवाज़ आती थी वह थी पहलवान के ढोलक की आवाज़। और वह आवाज़ इस गति से बजती थी, चढ़दा गिरदा, और फिर बीच बीच में चटाक चटदा, यानी उठाकर पटक दे। इस तरह की आवाज़ पहलवान के ढोलक की आती थी। यही आवाज़ मृत गांव में संजीवनी शक्ति बढ़ती रहती थी। लुट्टन सिंह पहलवान। तो ये आवाज़ ऐसी थी कि जो कि गांव वालों में उत्साह का संचार करती थी, और ऐसे लगता था मानो सारे गांव वाले एक मृत जीव की तरह हैं, उनमें कोई जान ही नहीं है, उनमें कोई उत्साह ही नहीं है, जीने की कोई इच्छा ही नहीं है। ये एक पहलवान की ढोलक की आवाज़ ऐसी थी कि सभी गांव वालों में संजीवनी बूटी का काम करती थी। यूँ तो वह कहा करता था, लुट्टन सिंह पहलवान को होल इंडिया भर के लोग जानते हैं। ये है लुट्टन सिंह पहलवान। देखो इसके ढोलक से किस तरह की आवाज़ आती थी, यहाँ पर दिया हुआ है, चढ़दा गिरदा, आजा भिड़ जा। मतलब अपने मन में एकदम मजबूत इंसान जो कि ढोलक के माध्यम से अपने उत्साह को बाहर निकाल रहा है, किंतु उसके होल इंडिया की सीमा शायद एक ज़िले की सीमा के बराबर ही हो। ज़िले भर के लोग उसके नाम से अवश्य परिचित थे। तो वह अपने आप को समझता था कि मुझे पूरी दुनिया जानती है, पूरा इंडिया जानता है, लेकिन उसको जानने और पहचानने वाले लोग जो थे वो सिर्फ उसके डिस्ट्रिक्ट के ही थे, उसके ज़िले के ही थे। लुट्टन के माता पिता उसे 9 वर्ष की उम्र में ही अनाथ बनाकर चल बसे थे। सौभाग्यवश शादी हो चुकी थी, वरना वह भी माँ बाप का अनुसरण करता, मतलब वह भी जल्दी ही शायद अपने माँ बाप की तरह चल जाता, लेकिन उसकी शादी हो गई। इसके लिए विधवा सास ने पाल पोस कर बड़ा किया। बचपन में वह गाय चराता, धारोष्ण दूध पीता और कसरत किया करता। गांव के लोग उसकी सास को तरह तरह की तकलीफ दिया करते। लुट्टन के सिर पर कसरत की धुन लोगों से बदला लेने के लिए सवार हुई थी।
नियमित कसरत में ने किशोरावस्था में ही उसके सीने और बाहों को सुडौल तथा मांसल बना दिया था। तो लुट्टन कैसा था, 9 वर्ष में ही उसके माँ बाप चल बसे थे। बाद में उसकी शादी करा दी गई थी 9 वर्ष की उम्र में ही। तो उसकी जो सास थी उसने उसको पाल पोस कर बड़ा किया, नहीं तो वह भी शायद अनाथ होने के कारण जल्दी ही भगवान को प्यारा हो जाता। लेकिन उसकी सास ने उसको पाल पोस कर बड़ा किया। वह बचपन से ही गाय चराता था, दूध पीता था और कसरत करता था। और गांव वाले लोग उसकी सास को तरह तरह की तकलीफ देते थे, लेकिन फिर भी वह उसके पालन पोषण में उसकी सास ने कोई कसर नहीं छोड़ी। तो लुट्टन जो था उसको कसरत करने का बहुत शौक था। तो इसके लिए वह नियमित रूप से कसरत करता, और कसरत करने के कारण उसके जो बाएं हैं बहुत मजबूत और शरीर एकदम सुडौल दिखने लगा था। जवानी में कदम रखते ही गांव में सबसे अच्छा पहलवान समझा जाने लगा। लोग उससे डरने लगे और दोनों हाथों को दोनों ओर 45 डिग्री की दूरी बनाकर फैलाकर पहलवानों की भांति चलने लगा। ये कुश्ती भी लड़ता था। तो इस तरह का उसका व्यक्तित्व था कि एकदम लोग भी उससे डरने लगे थे, और सही में वह पहलवान के जैसे दिखने लगा था और कुश्ती लड़ता था, पहलवानी करता था। आगे बताया कि एक बार वह दंगल देखने श्यामनगर मेला गया। दंगल क्या होता है बच्चों, जहाँ पर दो पहलवानों की भिड़ंत होती है। तो ऐसी जगह वह श्यामनगर मेला के अंदर दंगल हो रहा था, वो देखने गया। पहलवानों की कुश्ती और दांव पेच देखकर उससे नहीं रह गया। जवानी की मस्ती और ढोल की ललकारती हुई आवाज़ ने उसकी नसों में बिजली उत्पन्न कर दी। मतलब एकदम से उत्साह जाग गया जैसे ही उसने देखा। जिस काम को कोई इंसान करना चाहता है और उस काम का अवसर अगर उसको मिल जाए तो उससे नहीं रहा जाता, वह और गति से उस काम को करना चाहेगा। तो यही हुआ पहलवान ढोलक इसके पहलवान के साथ, लुट्टन पहलवान के साथ। उसने जैसे ही मेले में पहलवानों की कुश्ती देखी तो उससे नहीं रहा गया और उसकी नसों में एकदम बिजली सी कौंध गई। उससे बिना कुछ सोचे समझे दंगल में शेर के बच्चे को चुनौती दे दी। शेर के बच्चे का असल नाम था चांद सिंह, जो वहाँ का मतलब फेमस प्रसिद्ध जो पहलवान था। उसको शेर का बच्चा कहते थे क्योंकि वह बहुत बार जीत चुका था, और उसका नाम क्या था, चांद सिंह। वह अपने गुरु पहलवान बादल सिंह के साथ पंजाब से पहल श्यामनगर मेले में आया था। सुंदर जवान, अंग प्रत्यंग से सुंदरता टपक रही थी। 3 दिनों में पंजाबी और पठान पहलवान के गिरोह में अपनी जोड़ी और उम्र के सभी पट्टों को पछाड़कर उसने शेर के बच्चे की टाइटल प्राप्त की। तो उसको शेर के बच्चे का नाम कैसे मिला, किसको मिला, चंदन को। तो उसके पिता का क्या नाम था, बादल सिंह। तो वह पंजाब से आया था और बहुत ही सुंदर था दिखने में, पूरे अंग अंग से सुंदरता टपक रही थी। और 3 दिन में ही उसने सभी पहलवानों को पछाड़ दिया था। इसके लिए लोग उसको शेर का बच्चा कहकर पुकारने लगे थे। इसलिए वह दंगल के मैदान में लंगोट लगाकर एक अजीब किलकारी भरकर छोटी दुलक्की लगाया करता था। देसी नौजवान पहलवान उससे लड़ने की कल्पना से भी घबराते थे। अपनी टाइटल को सत्य प्रमाणित करने के लिए चांद सिंह बीच बीच में दौड़ता फिरता था। तो एकदम उसमें बहुत जोश था और उसको इस बात का घमंड था कि मैं सही में शेर का बच्चा ही हूँ। इसके लिए बीच बीच में वह घूम घूम कर दहाड़ता भी था और लोगों को इस बात से अवगत कराता था कि लोग इस बात को सत्य माने कि वह शेर का बच्चा ही है। लेकिन अपना जो लुट्टन सिंह था, गांव से आया हुआ, उसने तो उसको सीधे मैदान में चुनौती दे दी कि मैं अब तुम्हें बताता हूँ कि तुम शेर के बच्चे हो या मैं शेर का बच्चा हूँ। हाँ, तो आगे बच्चों, श्यामनगर के दंगल और शिकार प्रिय वृद्ध राजा साहब उसे दरबार में रखने की बात कर ही रहे थे कि लुट्टन ने शेर के बच्चे को चुनौती दे दी। और सम्मान प्राप्त चांद सिंह पहले तो किंचित उसकी स्पर्धा पर मुस्कुराया, फिर बाज की तरह उस पर टूट पड़ा। तो चांद सिंह को लग रहा था कि ये क्या मुझसे मुकाबला करेगा, तो इसलिए वह कुटिल हंसी हंसा और बाद में उस पर टूट पड़ा। शांत दर्शकों की भीड़ में खलबली मच गई। पागल है पागल, मरा है मरा मरा। वह वारे बहादुर लुट्टन बड़ी सफाई से आक्रमण को संभाल कर निकल कर उठ खड़ा हुआ और पैंतरा दिखाने लगा। राजा साहब ने कुश्ती बंद करवा कर लुट्टन को अपने पास बुलवाया और समझाया। अंत में उसकी हिम्मत की प्रशंसा करते हुए 10 रुपये का नोट देकर कहने लगे, जाओ मेला देखकर घर जाओ। तो वहाँ का जो राजा था
उसने कुश्ती बंद करवा दी कि कहीं कुछ मार धाड़ ना हो जाए और लुट्टन को मार ना खानी पड़े, इसके लिए कुश्ती ही बंद करवा दी और उसे 10 रुपये का नोट देकर कहने लगे जाओ मेला देख आओ। नहीं सरकार लड़ेंगे, हुक्म हो सरकार, आपका हुक्म चाहिए, हम लड़ेंगे, हम लड़ने को तैयार हो। तो राजा ने कहा तुम पागल हो, जाओ। मैनेजर साहब ने लेकर सिपाहियों तक ने धमकाया, देह में गोश्त नहीं, लड़ने चला कि देह में तो कुछ ताकत है नहीं और लड़ने की बात कर रहा है। शेर के बच्चे से सरकार इतना समझा रहे हैं। तो बोले कि तुम शेर के बच्चे से लड़ोगे? दुहाई सरकार, पत्थर का माथा पटक कर मर जाऊंगा, मिले हुक्म। वह हाथ जोड़कर गिड़गिड़ाता रहा। अब पहलवान तो पहलवान, उसके मन में तो सिर्फ रग रग में कुश्ती करना लिखा था, तो वह कैसे किसी से हार मान लेता। तो उसने तो ठान ली थी कि मैं इस शेर के बच्चे को हरा कर ही रहूँगा, बस सरकार मुझे हुक्म दे, राजा मुझे हुक्म दे। तो बोले कि मैं मर जाऊँगा लेकिन लड़ूंगा ज़रूर। भीड़ अधीर हो रही थी, मतलब धैर्य नहीं था भीड़ में, व्याकुल हो रही थी। बाजे बंद हो गए थे। पंजाबी पहलवानों की जमायत क्रोध से पागल होकर लुट्टन पर गालियों की बौछार कर रही थी। दर्शकों की मंडली उत्तेजित हो रही थी। कोई कोई लुट्टन के पक्ष में चिल्ला उठता था, उसे लड़ने दिया जाए। तो लुट्टन का पक्ष ले रहे थे कोई कोई कि इसको लड़ने दो। और जबकि जो भीड़ थी, जिसको शेर का बच्चा कहा गया, चांद सिंह को, उसके जो पक्षधर थे वो क्रोधित थे। किस पर? लुट्टन पर, क्योंकि लुट्टन ने उसको चुनौती दी थी। अकेला चांद सिंह मैदान में खड़ा व्यर्थ मुस्कुराने की चेष्टा कर रहा था। पहली पकड़ में ही अपने प्रतिद्वंदी की शक्ति का अंदाजा उसे मिल गया था। विवश होकर राजा साहब ने आज्ञा दे दी, लड़ने दो। बाजा बजने लगा। दर्शकों में फिर उत्तेजना फैली, कोलाहल बढ़ गया। मेले के दुकानदार दुकान बंद करके दौड़े। चांद सिंह की जोड़ी चांद की कुश्ती हो रही है। तो इस तरह से लोगों ने बोलना शुरू किया। लोगों में बहुत उत्तेजना आ गई, एकदम से शोर शराबा बढ़ गया। फिर शुरू हुआ चढ़दा गिरदा भरी आवाज़ में एक ढोल को जब अब चुप था बोलने लगा, ढाक ढिन ढाक ढिन ढाक ढिन, अर्थात वाह पट्ठे। लुट्ठन को चांद ने कस कर दबा लिया था। अरे गया गया, दर्शकों ने तालियां बजाई। हलवा हो जाएगा, हलवा, हंसी खेल नहीं है, शेर का बच्चा है बच्चू। तो इस तरह लोगों ने लुट्टन को हिमायत दी कि अरे तुम्हारा तो हलवा हो जाएगा, ये शेर का बच्चा है, कोई छोटा बच्चा नहीं है। तो फिर चट गिरदा, मत डरना, अपने ढोलक की तान उसकी शुरू थी। लुट्टन की गर्दन पर कोहनी डालकर चांद चित करने की कोशिश कर रहा था। वहीं दफना दे बहादुर बादल सिंह अपने शिष्य को उत्साहित कर रहा था। तो बादल सिंह जो चांद सिंह का पिता था, गुरु था, उसने बोला कि इसको यहीं पे दफना दे। वह अपने बच्चे को उत्साहित कर रहा था, अपने शिष्य को उत्साहित कर रहा था। लुट्टन की आंखें बाहर निकल रही थी, उसकी छाती फटने को हो रही थी। राजमत बहुमत चांद के पक्ष में था। सभी चांद को शाबाशी दे रहे थे। लुट्टन के पक्ष में सिर्फ ढोल की आवाज़ थी। लुट्टन के मन में सिर्फ ढोल की आवाज़ बज रही थी, चढ़ता दिखता, उठा दे पटक दे, यही उसके दिमाग में चल रहा था। तो वह सिर्फ ढोल की आवाज़ के साथ ही उसको कुश्ती में हराने की कोशिश कर रहा था, जबकि पूरी जनता और उसके गुरु, उसके चेले सब चांद सिंह के पक्ष में थे। जिसकी ताल पर वह अपनी शक्ति और दांव पेच की परीक्षा ले रहा था, अपनी हिम्मत को बढ़ा रहा था। अचानक ढोल की एक पतली आवाज़ सुनाई पड़ी, ढाक दिना तिरकट दिना। लुट्टन को स्पष्ट सुनाई पड़ा। ढोल कह रहा था, दांव काटो बाहर हो जा। उसको मतलब अपने ढोलक से सब संकेत मिलते थे कि अब क्या करना है। तो इतनी देर से चढ़दा गिरदा की आवाज़ उसके मन में चल रही थी, लेकिन अब एक पतली सी आवाज़ उसके मन में चली ढोलक की। वो क्या थी? धाक दिना तिरकट दिना, मतलब बाहर हो जा, दांव काटो, बाहर हो जा, दांव काटो। लोगों के आश्चर्य की सीमा नहीं रही। लुट्टन दांव काटकर बाहर निकला और तुरंत लपक कर उसने चांद की गर्दन पकड़ ली। वाह रे मिट्टी के शेर, अच्छा बाहर निकला है, इसलिए तो जनमत बदल रहा था। तो जनता बोल रही थी कि अच्छा इसलिए बाहर निकला है ये। मोटी और भोंडी आवाज़ वाला ढोल बज उठा, चटाक चटदा, उठा पटक दे। लुट्टन ने चालाकी से दांव और जोर लगाकर चांद को जमीन पर दे मारा।
धिना 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 धिक धिना, अर्थात चित करो चित करो। तो इस तरह से ढोलक की जो आवाज़ थी उसके सहारे वह उसको उसके साथ दांव पेच खेल रहा था, और अंत में जब ये आवाज़ निकली धिना धिना धिक धिना, तो उसने समझ लिया कि अब इसको चित करना है। लुट्टन ने अंतिम जोर लगाया। चांद सिंह चारों खाने चित हो रहा था। धा गिड़ धा गिड़गिड़ धा गिड़गिड़ धा गिड़गिड़, वाह बहादुर वाह बहादुर वाह बहादुर। जनता ये स्थिर नहीं कर सकी कि किसकी जय ध्वनि की जाए। फलतः अपनी अपनी इच्छा अनुसार किसी ने माँ दुर्गा की, महावीर जी की, किसी ने राजा श्यामानंद की जय ध्वनि की। अंत में सम्मिलित जय से आकाश गूंज उठा। तो यहाँ पर हमारे लुट्टन पहलवान जीत चुके थे और चांद सिंह को चारों खाने चित कर चुके थे। विजयी लुट्टन कूदता फांदता ताल ठोकता सबसे पहले बाजे वालों की ओर दौड़ा और ढोलों को श्रद्धापूर्वक प्रणाम किया। फिर दौड़कर उसने राजा साहब को गोद में उठा लिया। राजा साहब ने कीमती कपड़े मिट्टी में सन गए। राजा साहब को जब गोद में उठाया तो जो पहलवान था वो तो मिट्टी में सना हुआ था एकदम से, तो राजा साहब के जो कीमती कपड़े थे वो भी खराब हो गए थे। मैनेजर साहब ने आपत्ति की, हैं अरे अरे अरे, किंतु राजा साहब ने स्वयं उसे छाती से लगा लिया और गदगद होकर बोला, जीते रहो बहादुर, तुमने मिट्टी की लाज रख ली। तो राजा बहुत खुश हुआ। किससे? पहलवान से, लुट्टन पहलवान से। पंजाबी पहलवानों की जमात चांद सिंह की आंखें पहुंच रही थी। लुट्टन को राजा साहब ने पुरस्कृत ही नहीं किया, अपने दरबार में सदा के लिए रख लिया। तब से लुट्टन राज पहलवान हो गया और राजा साहब उसे लुट्टन सिंह कहकर पुकारने लगे। राजा पंडितों ने मुंह बिचकाया, हुजूर जाति का सिंह। तो मतलब जो पंडित लोग थे राज दरबार में, उनको आपत्ति हुई कि ये तो जाति का वो है। तो मैनेजर साहब क्षत्रिय थे। क्लीन स्वेट चेहरे को संकुचित करते हुए अपनी शक्ति लगाकर नाक के बाल उखाड़ रहे थे। चुटकी से अत्याचारी बाल को रगड़ते हुए बोले, हाँ सरकार, ये अन्याय है। राजा साहब ने मुस्कुराते हुए सिर्फ इतना ही कहा, उसने क्षत्रिय का काम किया है, तो जरूरी नहीं कि जाति से जो क्षत्रिय हो वही क्षत्रिय कहलाएगा। उसने तो एक राजपूत जैसा काम किया है, एक योद्धा जैसा काम किया है, तो वह अपने काम से क्षत्रिय है। उसी दिन से लुट्टन सिंह पहलवान की कीर्ति दूर दूर तक फैल गई। पौष्टिक भोजन और व्यायाम तथा राजा साहब की स्नेह दृष्टि ने उसकी प्रसिद्धि में चार चांद लगा दिए। कुछ वर्षों में ही उसने एक एक कर सभी नामी पहलवानों को मिट्टी सुंघाकर आसमान दिखा दिया। काला खां के संबंध में ये बात मशहूर थी। वह ज्यों ही लंगोट लगाकर आली कहकर अपने प्रतिद्वंदी पर टूटता है, प्रतिद्वंदी पहलवान को लकवा मार जाता है। लुट्टन ने उसको भी पटक कर लोगों का भ्रम दूर कर दिया। तो एक मशहूर जो पहलवान था वह था काला खां। तो बोलते हैं कि वह सिर्फ ऐसे बोलता आली और ऐसे ही कहकर किसी के ऊपर एकदम से टूट पड़ता है और उसको जिसको वह हराता है उसको तो मानो लकवा ही मार गया। तो वो अपना लुट्टन पहलवान है, उसने भी उसको मात दे दी। किसको? काला खां को। तो लोगों का भ्रम दूर कर दिया कि लुट्टन पहलवान से ताकतवर और कोई पहलवान हो ही नहीं सकता। उसके बाद से वह राज दरबार का दर्शनीय जीव ही रहा। चिड़िया खाने में, पिंजड़े में और जंजीरों को झकझोर कर बाघ दौड़ता, हाँ हूँ सुनने वाले कहते राजा का बाघ बोला। ठाकुर बाड़े के सामने पहलवान गरजता, महावीर लोग समझ लेते पहलवान बोला। मेलों में वह घुटनों तक लंबा चोगा पहने अस्त व्यस्त पगड़ी बांधकर मतवाले हाथी की तरह झूमता चलता। दुकानदारों को चूहल करने की सूझती। हलवाई अपनी दुकान पर बुलाता, पहलवान काका ताज़ा रसगुल्ला बना है, ज़रा नाश्ता कर लो। तो इस तरह से जो लुट्टन पहलवान था उसको सब जगह इज्जत मिलने लगी, सम्मान मिलने लगा। पहलवान बच्चों की स्वाभाविक सी हंसी हंसकर कहता, अरे तनी मनी काहे, ले आओ 1.5 सेर, और बैठ जाता। मतलब कहता कि इतने एक दो रसगुल्ले से मेरा क्या होगा, मैं तो कम से कम 1.5 सेर खाऊंगा। 2 सेर रसगुल्ला को उद्दस करके मुंह से 8-10 पान की गिलेरियाँ ठूस ठुड्डी को पान के रस से लाल करते हुए अपनी चाल से मेले में घूमता। मेले से दरबार लौटने समय उसकी अजीब हुलिया रहती, आंखों पर रंगीन अकरब का चश्मा, हाथ में खिलौनों को नचाता, मुंह से पित्तल की सीटी बजाता और हंसता हुआ वापस आता। मतलब मानसिक और शारीरिक दृष्टि से वह बहुत मजबूत हो गया था अभी, और उसका जीवन यापन भी अच्छे से चल रहा था राज दरबार में। दंगल में ढोल की आवाज़ सुनते ही वह अपने भारी भरकम शरीर का प्रदर्शन करना शुरू कर देता। उसकी जोड़ी तो मिलती ही नहीं थी। यदि कोई उससे लड़ना भी चाहता तो राजा साहब लुट्टन को आज्ञा नहीं देते, इसलिए वह निराश होकर लंगोट लगाकर देह में मिट्टी मल और उछल कर
अपने को सांड या भैंसा साबित करता रहता। बुढ़ा राजा साहब देख देख कर मुस्कुराते रहते। तो राजा साहब जल्दी से उसे अनुमति नहीं देते थे दंगल करने की, कुश्ती लड़ने की। इसके लिए खुद को ही है ना सांड और भैंसा जैसा साबित करता और उछल उछल कर अपनी पहलवानी दिखाता। तो राजा साहब बहुत मुस्कुराते, खुश होते उसके ऊपर। तो ऐसे ही 15 साल बीत गए और पहलवान हमेशा जीतता ही रहा। तो वह दंगल में अपने दोनों पुत्रों को लेकर उतरता। पहलवान की सास पहले ही मर चुकी थी। पहलवान की स्त्री भी 2 पहलवानों को पैदा करके स्वर्ग सिधार गई थी। दोनों लड़के पिता की तरह ही गठीले और तगड़े थे। दंगल में दोनों को देखकर लोगों के मुंह में अन्याय से निकल पड़ता, वाह बाप से भी बढ़कर निकलेंगे ये दोनों बेटे। तो किसके थे 2 बेटे? पहलवान के, लुट्टन पहलवान के, और वो भी लुट्टन पहलवान के जैसे ही हष्ट पुष्ट दिखते थे। दोनों ही लड़के राज दरबार के भावी पहलवान घोषित हो चुके थे, अतः दोनों का भरण पोषण दरबार से हो रहा था। प्रतिदिन प्रातःकाल पहलवान स्वयं ढोलक बजा बजा कर दोनों से कसरत करवाता और दोपहर में लेटे लेटे दोनों को सांसारिक ज्ञान की शिक्षा देता। समझे, ढोलक की आवाज़ पर पूरा ध्यान देना। हाँ, मेरा गुरु कोई पहलवान नहीं, यही ढोल है, समझे। ढोल की आवाज़ के प्रताप से मैं पहलवान हुआ। तो इस तरह से अपने बच्चों को समझाता है कि मेरा कोई गुरु नहीं था, लेकिन मैं तुम्हें समझा रहा हूँ कि हमेशा ढोलक की आवाज़ पर पूरा ध्यान देना। कि मैं कभी भी दंगल करता था तो मैं ढोलक ही मुझे शिक्षा देता था, मुझे संकेत देता था, और वो ढोलक के प्रताप से ही मैं पहलवान बना। दंगल में उतरकर सबसे पहले ढोलों को प्रणाम करना, समझे। तो इस तरह से वह अपने दोनों बच्चों को शिक्षा देता था। किंतु उसकी शिक्षा दीक्षा सब किए कराए पर एक दिन पानी फिर गया। वृद्ध राजा स्वर्ग सिधार गए। नए राजकुमार ने विलायत से आते ही राज्य को अपने हाथ में ले लिया। तो जो बूढ़ा राजा था वो चल बसे, और उसके बाद में उसका जो बेटा था वो विलायत से आया था और उसने वो पूरा अपने हाथ में ले ली शासन व्यवस्था। राजा साहब के समय शिथिलता आ गई थी। राजकुमार के आते ही दूर हो गई। बहुत से परिवर्तन हुए। उन्हीं परिवर्तनों की चपेटघात में पड़ा पहलवान भी। दंगल का स्थान घोड़े की रेस ने ले लिया। तो फिर पहलवान को भी ये भुगतना पड़ा। जब नया राजकुमार आया तो उसने पहलवान पर ध्यान नहीं दिया और उसकी जगह घोड़े की रेस को शामिल किया। पहलवान तथा दोनों भावी पहलवानों का दैनिक भोजन वे सुनते ही राजकुमार ने कहा, टेरिबुल। नए मैनेजर साहब ने कहा, होरिबुल। पहलवान को साफ जवाब मिल गया था, राज दरबार में उसकी आवश्यकता नहीं है। उसको गिड़गिड़ाने का भी मौका नहीं दिया गया। तो मतलब उसके लिए भरण पोषण करना बहुत मुश्किल हो गया। उसी दिन ढोलक कंधे से लटका कर अपने दोनों पुत्रों के साथ अपने गांव में लौट आया और वहीं रहने लगा। गांव के एक छोर पर गांव वालों की एक झोपड़ी बांधी। वहीं रहकर वह गांव के नौजवानों और चरवाहों को कुश्ती सिखाने लगा। खाने पीने का खर्च गांव वालों की ओर से बंधा हुआ था। सुबह शाम स्वयं ढोलक बजाकर अपने शिष्यों और पुत्रों को दांव पेच वगैरह सिखाया करता था। तो जब राजमहल से उसको निकाल दिया गया तो अपने गांव में आ गया। वहाँ एक झोपड़ी में रहने लगा। गांव वालों ने उसके खाने पीने का प्रबंध कर दिया और वहाँ पर वह ग्वालों और चरवाहों को कुश्ती ये सब सिखाने लगा था। तो उसका खर्चा पानी आने लगा। गांव के किसान और खेती और मजदूर के बच्चे भला क्या खाक कुश्ती सीखते। धीरे धीरे पहलवान का स्कूल खाली पड़ने लगा। अंत में दोनों पुत्रों को ही वह ढोलक बजा बजा कर लड़ाता रहता, सिखाता रहता, और दोनों लड़के दिन भर मजदूरी करके जो कुछ मिलता उसी में गुजर होती थी। तो एकदम परेशानी के दिन आ गए। गांव वालों ने भी कुश्ती सिखाना अपने बच्चों को बंद कर दिया। तो अपने ही बच्चों को आपस में सिखाता, अपने ही बच्चों को आपस में कुश्ती करवाता, और वो दोनों बच्चे मतलब मजदूरी करके कैसे जैसे घर चलाते थे। बाद में देखो बच्चों क्या होता है कि गांव अचानक से मतलब वज्रपात हुआ। गांव में अकाल पड़ गया था। पहले अनावृष्टि, फिर अन्न की कमी, तब मलेरिया और हैजे ने मिलकर गांव को बुनना शुरू कर दिया। तो अकाल पड़ गया और साथ साथ मतलब महामारी आ गई, हैजा और मलेरिया। तो इसलिए गांव में एकदम सन्नाटा छाया हुआ था। लोग तराई तराई का जीवन जी रहे थे। गांव प्राय सूना हो चला था। घर के घर खाली पड़ गए थे। रोज़ 2-3 लाशें उठने लगी। लोगों में खलबली मची हुई थी। दिन में तो कलरव, हाहाकार तथा हृदय विदारक रुदन के बावजूद भी लोगों के चेहरे पर कुछ प्रभा दृष्टिगोचर होती थी। शायद सूर्य के प्रकाश में सूर्योदय होते ही लोग कांकते कूकते कराते अपने अपने घरों से बाहर निकलकर अपने पड़ोसियों और आत्मियों को ढाढ़स बनाते। तो मतलब इस तरह से महामारी फैली हुई थी। लोगों के पास कोई साधन नहीं था क्योंकि अकाल पड़ गया था। लोग भूख से भी मरे जा रहे थे और साथ साथ महामारी से भी।
तो जैसे ही सूर्य उदय होता, लोग सुबह सुबह सबको एक दूसरे को ढाढ़स बनाते और उनमें उत्साह का संचार करने की कोशिश करते, आत्मीयता करते सुबह सुबह उठकर। तो फिर अरे क्या करो कि रोकर दुल्हन, जो गया सो चला गया, वह तुम्हारा नहीं था, वह जो है उसको तो देखो। भैया घर में मुर्दा रख के कब तक रोओगे, कफन की क्या ज़रूरत है, दे आओ नदी में। तो इस तरह से कफन की भी कमी होने लगी, क्योंकि गांव में रोज़ 2-3 लाशें उठने लगी थी महामारी से। और मतलब रोकर भी क्या फ़ायदा है, ये तो सबके साथ जो होना है वो होकर ही रहेगा, और सबके साथ हो रहा है, इस तरह से लोग बात करते थे। तो हालत किस तरह से बुरी थी गांव की। किंतु सूर्यास्त होते ही जब लोग अपनी अपनी झोपड़ियों में घुस जाते तो चूं भी नहीं करते, उसकी बोलने की शक्ति भी जाती रहती। पास में दम तोड़ते हुए पुत्र को अंतिम बार बेटा कहकर पुकारने की भी हिम्मत माताओं को नहीं होती। तो इस तरह से मतलब कभी किसी का पति, कभी किसी का बेटा, कभी किसी की माँ, इस तरह से रोज़ कोई ना कोई मरता जा रहा था। और अंतिम समय में अपने मरते हुए पुत्र को देखकर हिम्मत इतनी टूट गई थी कि उसे बेटा कहकर भी पुकारने की हिम्मत नहीं होती थी। रात्रि की विभीषिका को सिर्फ पहलवान की ढोलक की ललकार चुनौती देती थी। पहलवान संध्या से सुबह तक चाहे जिस ख्याल में ढोलक बजाता हो, किंतु गांव के अर्धमृत औषधि उपचार पत्ते विहीन प्राणियों में वह संजीवनी शक्ति बढ़ती थी। तो ऐसी हालत में जब गांव की स्थिति इतनी भयानक थी, इस हालत में पहलवान जो था शाम से लेकर सुबह तक मतलब पूरी रात भर ढोलक बजाता रहता था, और ऐसे में लोगों के लिए वह संजीवनी बूटी का काम करती थी। बूढ़े बच्चे जवानों को शक्तिहीन आंखों के आगे दंगल का दृश्य नाचने लगता था। स्पंद शक्ति शून्य स्नायु में भी बिजली दौड़ जाती थी। अवश्य ही ढोलक की आवाज़ में न तो बुखार हटाने का कोई गुण था, न महामारी की सर्वनाश शक्ति को रोकने की शक्ति। पर इसमें संदेह नहीं कि मरते हुए प्राणियों को आंख मूंदते समय कोई तकलीफ नहीं होती थी, मृत्यु से वे डरते नहीं थे। तो जो ढोलक की आवाज़ थी वह लोगों में उत्साह बढ़ाती थी, और उससे किसी महामारी का इलाज नहीं होता था और लोगों की मुसीबतें कम नहीं होती थी, लेकिन कम से कम जो मरते हुए प्राणी थे वह आंख मूंदते समय सुकून की मौत ले पाते थे। जिस दिन पहलवान के दोनों बेटे क्रूर काल की चपेटघात में पड़े, असहाय वेदना से छटपटाते हुए दोनों ने कहा था, बाबा उठा पटक दो वाला ताल बजाओ। तो चटाक चढ़दा सारी रात ढोलक पीटता रहा पहलवान। बीच बीच में पहलवानों की भाषा में उत्साहित भी करता था, मारो बहादुर। प्रातःकाल उसने देखा उसके दोनों बच्चे जमीन पर निस्पंद पड़े हैं, दोनों पेट के बल पड़े हुए थे। एक ने दांत से थोड़ी मिट्टी खोद ली थी। एक लंबी सांस लेकर पहलवान ने मुस्कुराने की चेष्टा की थी। दोनों बहादुर गिर पड़े। तो इस तरह से दोनों बच्चे भी उसके काल के ग्रास में आ चुके थे, दोनों भी महामारी के काल में समा गए थे। उस दिन पहलवान ने राजा श्यामानंद की दी हुई रेशमी जांघिया पहन ली, सारे शरीर में मिट्टी मिलकर थोड़ी कसरत की, फिर दोनों पुत्रों को कंधों पर लाद कर नदी में बहाया। तो अंतिम समय भी पहलवान ने मानसिक रूप से मजबूती दिखाई और दोनों अपने मृत बच्चों को उठाकर अपने कंधों पर दोनों युवकों को और नदी में बहाया। लोगों ने सुना तो दंग रह गए कि कितनों की हिम्मत टूट गई। किंतु रात में फिर पहलवान की ढोलक की आवाज़ प्रतिदिन की बातें सुनाई पड़ी। ऐसा नहीं कि अपने बच्चों के साथ वह असहाय हो गया या फिर उसकी हिम्मत टूट गई, उसने हिम्मत से काम लिया और फिर से वह लोगों में उत्साह रहे। लोग मतलब रोज़ घटना ऐसी घट रही है, महामारी फैल रही है, लोगों का जीवन भीषणमय बन रहा है, ऐसी स्थिति में लोगों में उत्साह बना रहे, इसके लिए पहलवान ने अपने बच्चों का अंतिम संस्कार करने के बावजूद भी उसने हिम्मत नहीं हारी और अपना काम जारी रखा। उसने फिर से ढोलक बजाना शुरू कर दिया। लोगों की हिम्मत दुगुनी बढ़ गई। संतप्त माता पिताओं ने कहा, दोनों पहलवान बेटे मर गए, पर पहलवान की हिम्मत तो देखो, 1.5 हाथ का कलेजा है। 4-5 दिनों के बाद एक रात को ढोलक की आवाज़ नहीं सुनाई दी, ढोलक नहीं बोली। पहलवान के कुछ दिलेर, कुछ रुग्ण शिष्यों ने प्रातःकाल जाकर देखा, पहलवान की लाश चित पड़ी है। तो जब ढोलक की आवाज़ बंद हो गई तो लोगों ने जाकर देखा तो पहलवान भी समा चुके थे काल के ग्रास में। आंसू पोंछते हुए एक ने कहा, गुरुजी कहा करते थे, जब मैं मर जाऊं तो चिता पर मुझे चित नहीं, पेट के बल सुलाना। मैं जिंदगी में कभी चित नहीं हुआ और चिता सुलगाने के समय ढोलक बजा देना। वह आगे बोल नहीं सका।
तो इस तरह से एक व्यक्ति ने कहा कि जो पहलवान हैं, गुरुजी हैं, इनको मतलब पेट के बल सुलाना, क्योंकि ये अपनी ज़िंदगी में किसी से हारे नहीं, तो इनको चित नहीं करना है, मतलब इनको पेट के बल ही सुलाना है। तो इस तरह से इनका कहना था और फिर आगे वह नहीं बोल सके, क्योंकि पहलवान के लिए उन सभी को बहुत दुख था। तो आपको ये कहानी कैसी लगी और कितनी हिम्मत का संचार करती है हमारे अंदर कि कितनी मुसीबतें थी उसके जीवन में, फिर भी पहलवान ने हिम्मत नहीं हारी। अंतिम समय तक न केवल अपने लिए बल्कि दूसरे लोगों के लिए भी वे उत्साह का संचार करते रहे, दूसरों के लिए भी प्रेरणादायी बने रहे। पहलवान की ढोलक ये कहानी हमने आसानी से पढ़ी है और समझी है। इस कहानी से आपको किसी प्रकार का डाउट नहीं रहना चाहिए, क्योंकि बहुत ही रोचक कहानी है, पूरी ग्रामीण जीवन पर आधारित है। इसके लिए ये हम सबको आसानी से समझ में आ जाती है, और इस कहानी से जितने भी प्रश्न हैं वो सारे आप आसानी से सोल्व कर सकते हैं। फिर भी किसी प्रकार का डाउट है तो आज की इस प्रश्न उत्तर की पीडीएफ से हम इन सभी प्रश्नों का उत्तर खोज लेंगे। बने रहिएगा। हिंदी से संबंधित किसी भी प्रकार का डाउट हो तो आप नॉलेज हंट चैनल को सब्सक्राइब करके कमेंट बॉक्स में आप लिख सकते हैं कि मैम अभी ये टॉपिक की ज़रूरत है और ये डाउट है, तो आपकी समस्या का समाधान अवश्य किया जाएगा। बने रहिएगा। आपको एक प्रश्न का जवाब देना है कि जो पहलवान की ढोलक हमने पढ़ी है कहानी, इसमें पहलवान का नाम क्या रहता है और इस कहानी को रचने वाला, इस कहानी को लिखने वाला लेखक कौन है। चलिए शुरू करते हैं। प्रश्न नंबर 1, कुश्ती के समय ढोल की आवाज़ और लुट्टन के दांव पेच में क्या तालमेल था। पाठ में आए ध्वन्यात्मक शब्द और ढोल की आवाज़ आपके मन में कैसी ध्वनि पैदा करते हैं, उन्हें शब्द दीजिए। तो उत्तर है, कुश्ती के समय ढोल की आवाज़ और लुट्टन के दांव पेच में अद्भुत तालमेल था। ढोल बजते ही लुट्टन की रगों में खून दौड़ने लगता था। उसे हर थाप में नए नए दांव पेच सुनाई पड़ते थे। ढोल की आवाज़ उसे साहस प्रदान करती थी। ढोल की आवाज़ और लुट्टन के दांव पेच में निम्नलिखित तालमेल था। पहला है धाक दिना तिरकट तिना, तो इसका मतलब था दांव काटो बाहर हो जाओ। दूसरा चटाक चटधा, इसका मतलब है उठा पटक दे। तीसरा धिना धिना धिक धिना, इसका मतलब है चित करो चित करो। फिर फोर्थ है ढाक ढिना, तो इसका मतलब है वाह पट्ठे। और फिफ्थ है चट गिरधा, तो इसका मतलब है मत डरना। तो ये जो तान सुनाई दे रही थी, ये जो ध्वनि सुनाई दे रही थी, उसके अनुसार ही लुट्टन सिंह कुश्ती में दांव पेच खेल रहा था। तो उसको ढोल से, अपने इससे ढोलक से बहुत लगाव था और इसको ही वह अपना गुरु मानता था कि इसके सहारे ही वह पहलवान बना है। इसकी तान से ही, इसकी ध्वनि से ही, इसके सुर से ही। ये ध्वन्यात्मक शब्द हमारे मन में उत्साह का संचार करते हैं। प्रश्न नंबर 2, कहानी के किस किस मोड़ पर लुट्टन के जीवन में क्या क्या परिवर्तन आए। उत्तर है, लुट्टन पहलवान का जीवन उतार चढ़ाव से भरपूर रहा। जीवन के हर सुख दुख में उसे दो चार होना पड़ा। सबसे पहले उसने चांद सिंह पहलवान को हराया, राज के पहलवान का दर्जा प्राप्त किया, फिर काला खां को भी प्राप्त किया और अपनी धाक आसपास के गांव में जमा ली। फिर 15 वर्षों तक अजय पहलवान रहा। अजय मतलब हमेशा जीतता रहा और अपने दोनों बेटों को भी पहलवान बना दिया। राजा के मरते ही उस पर दुखों का पहाड़ टूट गया। विलायत से राजकुमार ने आते ही पहलवान और उसके दोनों बेटों को राज दरबार से निकाल दिया। गांव में फैली बीमारी के कारण एक दिन दोनों बेटे चल बसे। एक दिन पहलवान भी चल बसा, उसकी लाश को सियारों ने खा लिया। इस प्रकार दूसरों को जीवन संदेश देने वाला पहलवान स्वयं खामोश हो गया। प्रश्न नंबर 3, लुट्टन पहलवान ने ऐसा क्यों कहा होगा कि मेरा गुरु कोई पहलवान नहीं, यही ढोल है। तो बहुत ही अच्छा प्रश्न है, आ चुका है, फिर भी आ सकता है, तो ध्यान दीजिएगा। उत्तर है, पहलवान ने ढोल को अपना गुरु माना और एकलव्य की भांति हमेशा उसी की आज्ञा का अनुकरण करता रहा। ढोल को ही उसने अपने बेटों का गुरु बनाकर शिक्षा दी। सदा इसको मान देना, ये कहता रहा। ढोल लेकर ही वह राज दरबार में रुखसत हुआ। ढोल बजा बजा कर ही उसने अपने अखाड़े में बच्चे और लड़कों की शिक्षा दी।
कुश्ती के गुर सिखाए, ढोल से ही गांव वालों को भीषण दुख में भी संजीवनी शक्ति प्रदान की। ढोल के सारे ही बेटों की मृत्यु का दुख 5 दिन तक दिलेरी से सहन किया और अंत में वह भी मर गया। ये सब देखकर लगता है कि उसका ढोल उसके जीवन का संबल और जीवन साथी था। बहुत अच्छे प्रश्न हैं बच्चों। सारे प्रश्नों के उत्तर आपको खुद से आने चाहिए और खुद से सभी प्रश्नों के उत्तर लिखने की कोशिश करो। अपने माइंड में कल्पना बनाओ कि इसका उत्तर मैं इस तरह से लिखूंगा या लिखूंगी, और फिर ये पीडीएफ देखो तो आपके लिए कितनी आसानी होगी, आप जान भी नहीं पाएंगे। चलिए शुरू करते हैं आगे। गांव में महामारी फैलने और अपने बेटों के देहांत के बावजूद लुट्टन पहलवान ढोल क्यों बजाता रहा? तो उत्तर है, ढोलक की आवाज़ सुनकर लोगों में जीने की इच्छा जाग उठती थी। पहलवान नहीं चाहता था कि उसके गांव का कोई आदमी अपने संबंधी की मौत पर मायूस हो जाए, इसलिए वह ढोल बजाता रहा। वास्तव में ढोल बजाकर पहलवान में अन्य ग्रामीणों को जीने की कला सिखाई, साथ ही अपने बेटों की अकाल मृत्यु के दुख को भी वह कम करना चाहता था। तो अच्छा प्रश्न है ये। 5वां प्रश्न है, महामारी फैलने के बाद गांव में सूर्योदय और सूर्यास्त के दृश्य में क्या अंतर होता था? तो महामारी में सारे गांव को बुरी तरह से प्रभावित किया। महामारी ने लोग सूर्योदय होते ही मृत संबंधियों की लाशें उठाकर गांव के शमशान की ओर ले जाते थे ताकि उनका अंतिम संस्कार किया जा सके, और सूर्यास्त होते ही सारे गांव में मातम छा जाता था। किसी न किसी बच्चे, बूढ़े और जवान के मरने की खबर आग की तरह फैल जाती थी। सारा गांव शमशान घाट बन चुका था। प्रश्न नंबर 6, ढोलक की आवाज़ का पूरे गांव पर क्या असर होता था? या फिर ऐसे भी पूछ सकते हैं, पहलवान की ढोलक की उठती गिरती आवाज़ बीमारी से दम तोड़ रहे ग्रामवासियों में संजीवनी का संचार कैसे करती थी? ये बहुत अच्छा प्रश्न है। इसका उत्तर है बच्चों, महामारी की त्रासदी से जुड़ते हुए ग्रामीणों को ढोलक की आवाज़ संजीवनी शक्ति की तरह मौत से लड़ने की प्रेरणा देती थी। ये आवाज़ बूढ़े, बच्चों व जवानों की शक्तिहीन आंखों के आगे दंगल का दृश्य उपस्थित करती थी। उनकी स्पंदन शक्ति से शून्य स्नायु में भी बिजली दौड़ जाती थी। ठीक है कि ढोलक की आवाज़ में बुखार को दूर करने की ताकत न थी, पर उसे सुनकर मरते हुए प्राणियों को अपनी आंख मूंदते समय कोई तकलीफ नहीं होती थी। अगला प्रश्न है, कुश्ती या दंगल पहले लोगों और राजाओं का प्रिय शौक हुआ करता था। पहलवानों को राजा व लोगों के द्वारा विशेष सम्मान दिया जाता था। तो ऐसी स्थिति कब, अब क्यों नहीं है? इसकी जगह अब किन खेलों ने ले ली? कुश्ती को फिर से प्रिय खेल बनाने के लिए क्या क्या कार्य किए जा सकते हैं? तो एक ही प्रश्न में अलग अलग ढंग से पूछे हैं कि ऐसी स्थिति अब क्यों नहीं है। पहले लोगों को, राजाओं को ये सब कुश्ती और दंगल करना उनका शौक हुआ करता था, तो अब क्यों नहीं है? तो उत्तर है, कुश्ती या दंगल पहले लोगों और राजाओं के प्रिय शौक हुआ करते थे। राजा पहलवानों को सम्मान देते थे, परंतु आज स्थिति बदल गई है। अब पहले की तरह राजा नहीं रहे, दूसरे मनोरंजन के अनेक साधन प्रचलित हो गए हैं। फिर दूसरा प्रश्न पूछा है, इसकी जगह अब किन खेलों ने ले ली? तो कुश्ती और पहलवानी की जगह क्रिकेट, हॉकी, बैडमिंटन, टेनिस, शतरंज और फुटबॉल ने ले ली। और तीसरा पूछा है, कुश्ती को फिर से प्रिय खेल बनाने के लिए क्या कार्य किए जा सकते हैं? तो इसके लिए प्रतियोगिताएं आयोजित होनी चाहिए, साथ साथ पहलवानों को उचित प्रशिक्षण मिलना चाहिए। कुश्ती को बढ़ावा देने के लिए मीडिया का सहयोग लिया जा सकता है। अच्छा है, मतलब काल्पनिक प्रश्न है, विचारात्मक है। इसके आधार पर बच्चे अपनी कल्पना शक्ति का विचार कर सकते हैं और अपना उत्तर खुद सोचकर लिख सकते हैं। ऐसे प्रश्न पूछे जाते हैं आजकल बोर्ड में, तो ऐसे प्रश्नों पर भी आपको ध्यान देना चाहिए। अगला है, आज से स्पष्ट करें, आकाश से टूटकर यदि कोई भावुक तारा पृथ्वी पर जाना भी चाहता तो उसकी ज्योति और शक्ति रास्ते में ही शेष हो जाती। तो स्पष्ट करना है इसको। लेखक ने इस कहानी में कई जगह प्रकृति का मानवीकरण किया है। ये गद्यांश में भी प्रकृति का मानवीकरण ही है। यहाँ लेखक के कहने का आशय है कि जब सारा गांव मातम और सिसकियों में डूबा हुआ था तो आकाश के तारे भी गांव की दुर्दशा पर आंसू बहाते प्रतीत होते हैं, क्योंकि आकाश में चारों ओर निस्तब्धता छाई हुई है। निस्तब्धता मतलब एकदम शांति, चुप्पी। यदि कोई तारा अपने मंडल से टूटकर पृथ्वी पर फैले दुख को बांटने आता भी है तो वह रास्ते में ही नष्ट हो जाता था, अर्थात वह पृथ्वी तक पहुंच ही नहीं पाता था। अन्य सभी तारे उसकी इस भावना को नहीं समझ पाते, वे तो केवल उसका मजाक उड़ाते और हंस देते थे।
अगला प्रश्न है, पाठ में अनेक स्थलों पर प्रकृति का मानवीकरण किया गया। पाठ में ऐसे अंश चुनिए और उनका आज से स्पष्ट कीजिए। तो ये वैसा ही प्रश्न है जो अभी हमने पढ़ा। देख लेते हैं मानवीकरण कहाँ कहाँ किया गया। पहला है, अंधेरी रात चुपचाप आंसू बहा रही है। तो रात कोई आंसू बहाती है क्या? लेकिन यहाँ पर प्रकृति का मतलब मनुष्य की तरह होना बताया। रात को आंसू बहाते हुए दिखाया, तो मतलब एक मनुष्य भी आंसू बहाता हुआ दिखता है, वैसे ही प्रकृति भी ऐसे लगती है जैसे ये अंधेरी रात भी ऐसे लग रही है जैसे आंसू बहा रही है। तो आज से रात का मानवीकरण किया गया है। ठंड में ओस रात के आंसू जैसे प्रतीत होते हैं, वे ऐसे लगते हैं मानो गाँव वालों की पीड़ा पर रात आंसू बहा रही है। फिर दूसरा दिया, तारे उसकी भावुकता अथवा असफलता पर खिलखिलाकर हंस पड़ते हैं। तो क्या तारे कभी हंसते हैं? लेकिन उनका मानवीकरण यहाँ पर किया गया है लेखक ने। तो इसका अर्थ यह है कि तारों को हंसते हुए दिखाकर उनका मानवीकरण किया गया है, वे मजाक उड़ाते प्रतीत होते हैं। और तीसरा है, ढोलक लुढ़की पड़ी थी। तो यहाँ आज से है, पहलवान की मृत्यु का वर्णन है। पहलवान व ढोलक का गहरा संबंध है। ढोलक का बजना पहलवान के जीवन का पर्याय है। अगला प्रश्न है, क्या ये कहानी रेणु को आंचलिक कहानीकार बनाती है? आंचलिक मतलब ग्रामीण दृश्य इसमें क्या दिखाई दे रहे हैं और क्या लेखक एक ग्रामीण कलाकार दिखता है? तो उत्तर है, ये कहानी निर्विवाद रूप से रेणु को आंचलिक कहानीकार बना देती है। निर्विवाद मतलब किसी प्रकार का विवाद नहीं है। इस कहानी के माध्यम से हम सोच सकते हैं कि अवश्य ही कहानीकार आंचलिक परिवेश का है, ग्रामीण क्षेत्र का है। ग्रामीण अंचल का इतना यथार्थ और मार्मिक चित्रण पहले शायद नहीं हुआ। ग्रामीण लोक कलाएं किस तरह विलुप्त हो जा रही हैं, इसका चित्रण उन्होंने किया है। ये कहानी पुरानी सत्तात्मक व्यवस्था के टूटने के साथ साथ लोक कलाओं में आ रही रुकावट का चित्रण करती है। बदलते परिवेश का यथार्थ अंकन करती ये कहानी रेणु को आंचलिक कहानीकारों की श्रेणी में लाकर खड़ा करती है। अगला प्रश्न है, गांव में फैली बीमारी से उत्पन्न गांव की दशा का चित्रण कहानीकार ने किस प्रकार किया है? तो यह आया हुआ है 2008 में। उत्तर है, गांव में महामारी ने पांव पसार लिए थे। चारों ओर मौत का भयानक तांडव फैला था। रेणु लिखते हैं कि सियारों का क्रंदन और चेचक की डरावनी आवाज़ कभी कभी निस्तब्धता को अवश्य भंग कर देती थी। गांव की झोपड़ियों से कराने और कह करने की आवाज़ हरे राम हे भगवान की टेर अवश्य सुनाई पड़ती थी। बच्चे कभी कभी निर्बल कंठों से माँ माँ पुकार कर रो पड़ते थे। तो बच्चों, अभी भी महामारी का समय है, ध्यान रखो। इस पाठ से 1 या 2 प्रश्न अवश्य पूछे जाएंगे। इसके लिए ये PDF को आप अपने नोटबुक में अच्छे से सारे प्रश्नों के उत्तर लिख लो। कोई ना कोई प्रश्न अवश्य पूछा जाएगा और मैं कहती हूँ कि 1 नहीं 2 पूछे जाएंगे इस बार इस लेसन से। प्रश्न नंबर 13, जब मैनेजर और सिपाहियों ने लुट्टन पहलवान को चांद सिंह से लड़ने से मना कर दिया तो लुट्टन ने क्या कहा? तो उत्तर है, मैनेजर और सिपाहियों की बातें सुनकर लुट्टन सिंह गिड़गिड़ाने लगा। वह राजा साहब के सामने जा खड़ा हुआ। उसने कहा, दुहाई सरकार, पत्थर पर माथा पटक कर मर जाऊंगा लेकिन लड़ूंगा अवश्य सरकार। वह कहने लगा, लड़ेंगे सरकार, हुक्म हो सरकार। वह लड़ना चाहता था, पहलवान था, उसका मन नहीं मांग रहा था कि वह कुश्ती देखकर भी कुश्ती ना करे। इसके लिए उसने बोला कि माथा पटक कर मर जाऊंगा लेकिन लड़ूंगा अवश्य। प्रश्न नंबर 14, कहानी की संवाद योजना कैसी है? संवाद मतलब आपसी बातचीत, तो वो कैसी है? तो संवाद योजना तो ऐसी दिखती है कि जैसे हमारे सामने ही सारे कलाकार हैं, हमारे दिमाग में एकदम से वैसा चित्रण हो उठता है कि जैसे हम किसी गांव का सीन देख चुके हैं। ऐसी कहानी जो फणीश्वर नाथ रेणु है, इन्होंने ऐसी कहानी लिखी है कि सारे पात्र हैं वो एकदम जीवंत हमें दर्शित होते हैं हमारे माइंड में। देख लेते हैं उत्तर। फणीश्वर नाथ रेणु की सभी कहानियों में संवाद योजना देखते ही बनती है। उनकी संवाद योजना चुस्त, सार्थक और प्रभाव उत्पन्न करने वाली है। संवादों के माध्यम से कहानीकार ने पात्रों की मानसिक और चारित्रिक विशेषताओं का उल्लेख कर दिया है। लुट्टन पहलवान की मन स्थिति का अंकन निम्न संवाद में हुआ है। दुकानदारों को चुहल करने की सुस्ती। हलवाई अपनी दुकान पर बुलाता, पहलवान काका ताज़ा रसगुल्ला बना है, ज़रा नाश्ता कर लो। पहलवान बच्चों की सी स्वाभाविक हंसी हंस कर कहता,
अरे तनी मनी काहे, ले आओ 1.5 शेर और बैठ जाता। राजा साहब की विशेषता का उल्लेख इस संवाद में हुआ है। राजा साहब 10 रुपये का नोट देकर कहने लगे, जाओ मेला देखकर घर जाओ, नहीं सरकार लड़ेंगे, हुक्म हो सरकार। तो इस तरह की बातचीत, संवाद, इसमें ये तथ्य प्रकट करते हैं कि सही में ये सारे पात्र एकदम सजीव लगते हैं और ऐसा लगता है कि जैसे इस कहानी को हम वास्तव में देख चुके हैं, जी चुके हैं ये सारा माहौल। चलिए आगे बढ़ते हैं। पहलवान की ढोलक कहानी के संदेश को स्पष्ट कीजिए। तो उत्तर है, पहलवान की ढोलक कहानी में व्यवस्था के बदलने के साथ लोक कला व उसके कलाकार के अप्रासंगिक हो जाने की कहानी है। राजा साहब की जगह नए राजकुमार का आकर जम जाना सिर्फ व्यक्तिगत सत्ता परिवर्तन नहीं, बल्कि जमीनी पुरानी व्यवस्था के पूरी तरह उलट जाने और उस पर सभ्यता के नाम पर एकदम नई व्यवस्था के आरोपित हो जाने का प्रतीक है। ये भारत पर इंडिया के छा जाने की समस्या है, जो लुट्टन पहलवान को लोक कलाकार के आसन से उठाकर पेट भरने के लिए हाय तौबा करने वाली निरीता की भूमि पर पटक देती है। तो इसमें संदेश इस कहानी के माध्यम से यही मिलता है कि जो पुरानी व्यवस्था है उस पर नई व्यवस्था आरोपित हो जाती है और जो राजा था पहले, वो कुश्ती को महत्व देता था, प्रोत्साहन देता था, पहलवानों को इनाम देता था, अपने दरबार में रखता था। लेकिन जब उनका बेटा आया राजकुमार विलायत से, बाहर देश से, तो उसने ऐसी वाली स्थिति ला दी कि भारत पर इंडिया की छा जाने वाली समस्या पैदा कर दी कि वह नए नए तरीके से शासन व्यवस्था कायम करना चाहता था और इस हालत में पहलवान को कलाकार के आसन से उठाकर पेट भरने के लिए मजबूर कर दिया। प्रश्न नंबर 16 इम्पोर्टेंट है बच्चों। राजा साहब ने लुट्टन को क्यों सहारा दिया था? अंत में उसकी दुर्गति होने का क्या कारण? तो वही बात है, दुर्गति क्यों हुई थी? राजा साहब रखते थे, प्रोत्साहन देते थे, लेकिन बाद में उसका बेटा आया राजा का, तो उसको पसंद नहीं था ये सब। तो देख लेते हैं उत्तर। लुट्टन ने बचपन से ही कुश्ती सीखी। उसने चांद पहलवान को हरा दिया। श्यामनगर के मेले के दंगल में उसने चमत्कार दिखाया। राजा साहब ने उसे आश्रय दिया, आश्रय मतलब सहारा दिया। इसके बाद उसने सभी नामी पहलवानों को हरा दिया। अब वह दर्शनीय जीव बन गया था। 15 साल तक राज दरबार में रहा। उसने दोनों बेटों को भी पहलवानी में उतारा। राजा साहब के मरने के बाद नया राजकुमार आया, उसको घुड़सवारी में रुचि थी। उसने पहलवान व बेटों को राज दरबार से निकाल दिया। अब वह गांव आकर रहने लगा और यहाँ उसे भोजन की भी मुश्किल होने लगी। महामारी ने उसके बेटों को ले लिया। उसके 4-5 दिन बाद वह भी मर गया। लुट्टन से राज पहलवान लुट्टन सिंह बन जाने के बाद की दिनचर्या पर प्रकाश डालिए। तो पहले लुट्टन था, फिर बन गया पहलवान लुट्टन सिंह। तो बाद की दिनचर्या कैसी रही? उत्तर है, लुट्टन की कीर्ति राज पहलवान बन जाने के बाद दूर दूर तक फैल गई। राजा ने उसे दरबार में रखा। पौष्टिक भोजन व राजा की स्नेह दृष्टि से उसने सभी नामिक पहलवानों को हरा दिया। वह दर्शनीय जीव बन गया। मेलों में वह घुटने तक लंबा चोगा पहनकर अस्त व्यस्त पगड़ी बांधकर मतवाले हाथी की तरह चलता था। हलवाई उसे मिठाई खिलाते थे। पहलवान की ढोलक कहानी के आधार पर बताइए कि महामारी फैलने पर चिकित्सा और देखरेख के अभाव में ग्रामीणों की दशा कैसी हो जाती थी और पहलवान की ढोलक उनकी सहायता किस प्रकार करती थी। तो लोगों की हालत बहुत दयनीय थी। लोग दिन भर खांसते कराते रहते थे। रोज 2-4 व्यक्ति मरते थे। दवाओं के अभाव में उनकी मृत्यु निश्चित थी। शरीर में शक्ति नहीं थी और पहलवान की ढोलक मठ प्राय शरीरों में आशा व जीवंतता भरती थी। ये संजीवनी शक्ति का काम करती थी। अंतिम प्रश्न है बच्चों, पहलवान की ढोलक कहानी में किस प्रकार पुरानी व्यवस्था और नई व्यवस्था के टकराव से उत्पन्न समस्या को व्यक्त किया है? तो उत्तर है, पहलवान की ढोलक कहानी में पुरानी और नई व्यवस्था के टकराव से उत्पन्न समस्या को व्यक्त किया है। पुरानी व्यवस्था में राज दरबार लोक कलाकारों को संरक्षण प्रदान करता था, उनके सहारे ये जीवित रहते, परंतु नई व्यवस्था में विलायती दृष्टिकोण को अपनाया गया। लोक कलाकार हाशिए पर चले गए। इससे पहले टेस्ट सीरीज के अंतर्गत हमने 13 लेसन कंप्लीट कर लिए हैं। अगर वो लेसन आपने नहीं देखे हैं तो आप देख सकते हैं। स्टूडेंट्स, थोड़ी तबीयत ठीक नहीं थी, 2 दिन से फीवर था, लेकिन फिर भी थोड़ा सा आराम मिलते ही मैंने वीडियो बनाने की कोशिश की है। आपके लिए मैं
हर पल तैयार रहती हूँ, तो चाहूँगी कि वीडियो को अधिक से अधिक लाइक करें, शेयर करें, ताकि सभी स्टूडेंट्स को इसका फ़ायदा मिल सके। पहलवान की ढोलक पाठ के लेखक कौन हैं? तो पहलवान की ढोलक पाठ के जो लेखक हैं वो फणीश्वर नाथ रेणु हैं। पाठ का प्रारंभ किस ऋतु के दिनों से होता है? पाठ का प्रारंभ जाड़े मतलब सर्दी की ऋतु जो होती है उससे होता है। किसकी ठंडी रात थी? तो अमावस की ठंडी रात थी। कौन सी रात चुपचाप आंसू बहा रही थी? तो अंधेरी रात चुपचाप आंसू बहा रही थी। किनका क्रंदन सुनाई दे रहा था? सियारों का क्रंदन सुनाई दे रहा था। किसकी आवाज़ मृत गांव में संजीवनी शक्ति भरती थी? तो बांसुरी की, पहलवान की ढोलक की, बादलों की, पहलवान की। तो पहलवान की जो ढोलक थी उसकी आवाज़ मृत गांव में संजीवनी शक्ति भरती थी। पहलवान का नाम क्या था? लद्दन सिंह, लाल सिंह, लुट्ठन सिंह, लुट्टन सिंह। पहलवान का जो नाम था वो लुट्टन सिंह था। अच्छा प्रश्न है, पूछा जा सकता है। लुट्टन सिंह पहलवान किस उम्र में अनाथ हो गया था? 9 वर्ष में, 7 वर्ष में, 11 वर्ष में, 5 वर्ष में। तो जब 9 साल का था तब भी अनाथ हो गया था। शेर के बच्चे के नाम से प्रसिद्ध पहलवान का नाम क्या था? तो बादल सिंह, चांद सिंह, चारा चंद, सूरज सिंह। तो चांद सिंह था जिसको शेर के बच्चे के नाम से भी बुलाते थे। चांद सिंह के गुरु का नाम क्या था? हवा सिंह, सूरज सिंह, बादल सिंह, श्याम सिंह। चांद सिंह के गुरु का नाम बादल सिंह था। चांद सिंह कहाँ से आया था? हिमाचल प्रदेश, हरियाणा, राजस्थान, पंजाब। चांद सिंह पंजाब से आया था। लुट्टन सिंह ने चांद सिंह पहलवान को कहाँ के दंगल में हराया था? तो लुट्टन सिंह ने चांद सिंह पहलवान को श्याम नगर के दंगल में हराया था। लुट्टन सिंह ने दूसरे किस नामी पहलवान को पटक कर हरा दिया था? तो लुट्टन सिंह ने काला खां को पटक कर हरा दिया था। लुट्टन सिंह के सिर पर कसरत की धुन क्यों सवार हुई? तो नाम प्रसिद्धि के लिए, इनाम जीतने के लिए, शरीर को मजबूत बनाने के लिए, लोगों से बदला लेने के लिए। तो शरीर को मजबूत बनाने के लिए लुट्टन सिंह के सिर पर कसरत की धुन सवार हुई। लुट्टन सिंह के कितने पुत्र थे? लुट्टन सिंह के 2 पुत्र थे। राज दरबार से निकाले जाने पर पहलवान क्या करने लगा? खेती करने लगा, गांव के युवकों को कुश्ती सिखाने लगा, मांगलिक अवसरों पर ढोलक बजाने लगा, चौकीदारी करने लगा। तो गांव के युवकों को कुश्ती सिखाने लगा। पहलवान के दोनों लड़के क्या करने लगे? व्यापार, ड्राइवरी, मजदूरी, नेतागिरी। तो पहलवान के दोनों लड़के मजदूरी करने लगे। लुट्टन के दोनों बेटों की मृत्यु किससे हुई? करंट लगने से, सांप के काटने से, सड़क दुर्घटना से, मलेरिया हैजे से। तो लुट्टन के दोनों बेटों की मृत्यु मलेरिया और हैजे से हुई। लोगों के अनुसार पहलवान का कलेजा कितने हाथ का था? तो लोगों के अनुसार पहलवान का जो कलेजा था वो 1.5 हाथ का था। लुट्टन सिंह दंगल देखने कहाँ गया था? लुट्टन सिंह दंगल देखने श्यामनगर गया था। कितने वर्ष पहलवान अजय रहा, मतलब कभी भी हारा नहीं, जीतता रहा? तो 15 वर्ष। जीते रहो बहादुर, तुम में मिट्टी की लाज रख ली, ये कथन किसका है? ये कथन राजा साहब का है। फणीश्वर नाथ रेणु का जन्म किस वर्ष हुआ? तो फणीश्वर नाथ रेणु जो कि इस पाठ के लेखक हैं उनका जन्म 1921 में हुआ। फणीश्वर नाथ रेणु की मृत्यु कब हुई? 1977 में हुई। फणीश्वर नाथ रेणु का निधन कहाँ हुआ? पटना में हुआ। इनके प्रसिद्ध उपन्यास का क्या नाम है? फणीश्वर नाथ रेणु के प्रसिद्ध उपन्यास का नाम मैला आंचल है। मैला आंचल कैसा उपन्यास है? तो ये आंचलिक है। आंचलिक मतलब जो गाँव के परिवेश से जो संबंधित होता है
उसको आंचलिक कहते हैं। रात्रि के वातावरण को किसकी डरावनी आवाज़ भयानक बना देती है? तो रात्रि के वातावरण को पेचक की आवाज़ अधिक भयानक बना देती है। लुट्टन पहलवान के होल इंडिया की सीमा कहाँ तक थी? तो लुट्टन पहलवान के होल इंडिया की सीमा जिले तक थी। लुट्टन को पाल पोस कर किसने बड़ा किया था? लुट्टन को पाल पोस कर उसकी सास ने बड़ा किया था। राजमत बहुमत किस पहलवान के पक्ष में था? तो राजमत बहुमत चांद सिंह के पक्ष में था। शेर के बच्चे के गुरु का नाम था बादल। चांद सिंह किसकी तरह लुट्टन पर टूट पड़ा था? चांद सिंह बाज की तरह लुट्टन पर टूट पड़ा था। लुट्टन जवानी में अपने दोनों हाथों को दोनों और कितनी डिग्री की दूरी पर फैलाकर चला करता था? तो 45 डिग्री की दूरी पर फैलाकर चला करता था। काला खां क्या कहकर अपने प्रतिद्वंद्वी पर टूट पड़ता था? काला खां आली कहकर अपने प्रतिद्वंद्वी पर टूट पड़ता था। लुट्टन पहलवान और दोनों भावी पहलवानों का दैनिक भोजन नाम सुनते ही राजकुमार ने क्या कहा? राजकुमार ने कहा टेरीबुल। पूरे गांव में मलेरिया और हैजे का प्रकोप किस मौसम में फैला था? गर्मी, सर्दी, वर्षा, बसंत। तो सर्दी की ऋतु में फैला था। दंगल के आयोजन का स्थल था श्यामनगर, रामनगर, दौलतपुर, संतनगर। तो श्यामनगर था। चांद सिंह की हार में सबसे दुखी थे मराठा, मीणा, पंजाबी, डोगरा। तो पंजाबी दुखी थे। थैंक यू स्टूडेंट्स, वीडियो को पूरा देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अच्छा लगे तो लाइक एंड शेयर करें। धन्यवाद।